हाँ, सभी विद्यार्थी हमारे ये सागर एक आदमी में आप लोगों का स्वागत है। और मैं एके सर, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये साइंस हम आपको पढ़ाते भी हैं और आज साइंस के विषय में कुछ जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। साइंस में एक टॉपिक हम थोड़ा सा लेते हैं, आपको जानकारी देने वाला टॉपिक है। बीच बीच में प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको जनरली जानकारी देने वाला एक टॉपिक है। इसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पृथ्वी पर जीव कैसे आए, इसी के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर जीव कैसे आए, अगर यह बात सोचा जाए कि इस पृथ्वी पर जीव कैसे आए, तो इसके आगे भी कुछ सोचना होता है। तो ये पृथ्वी कैसे आई, पृथ्वी कैसे आई इसको सोचना पड़ता है। और पृथ्वी के पहले जो पिंड थे वो कैसे आए, ये भी थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। तो हम आपको एकदम बिल्कुल शून्य की स्थिति से ला रहे हैं, इसके विषय में बताऊंगा। शून्य की स्थिति से हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आप ये ब्रह्मांड आप लोग जानते हैं, आकाश के जितने पिंड हैं ये सब मिलकर एक ब्रह्मांड का रूप धारण करते हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय इस आकाश में कोई पिंड नहीं था। जिस समय इस आकाश में कोई पिंड नहीं था। आकाश तो था। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में आंखों से नहीं देखा है। आंखों देखी घटना नहीं है। चाहे जीवन की उत्पत्ति की विषय हो, चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति की विषय हो, चाहे गैलेक्सी तारों की उत्पत्ति की विषय हो, इसको कोई देखा नहीं है, कोई मनुष्य देखा नहीं है। यह एक वैज्ञानिक हाइपोथेसिस है, यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। और उसी वैज्ञानिक थॉट के आधार पर हम यह सारे रिजल्ट निकालते हैं। तो एक वैज्ञानिक थॉट है, एक वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं, इन्हीं के आधार पर हम इनको बताते हैं, हम जानकारी देते हैं, या कोई भी व्यक्ति जानकारी देता है। पहले इस आकाश में तो कुछ था ही नहीं, वैज्ञानिक मत के अनुसार। जब इस आकाश में कुछ था नहीं, न इधर कुछ था, न इधर की कोई बात है, और न तो इधर की कोई बात है, और न ही इधर की बात है, इसको आकाश मान लेते हैं। न तो इधर कुछ है, न इधर कुछ है, न इधर कुछ है, न इधर कुछ है ही नहीं बिल्कुल। और वैज्ञानिक मत के अनुसार सबसे पहले जिस समय कुछ नहीं था, न कोई आपका ग्रह था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण शनि, ये सब कुछ नहीं, सूर्य नहीं, तारे नहीं, कोई गैलेक्सी आकाश गंगा नहीं, जिस समय कुछ नहीं था, उस समय हुआ क्या
आकाश तो था, आकाश की तो कोई परिभाषा ही नहीं दे पाया। आकाश तो दिखता है, कहाँ है, उसका न आदि है न अंत है, न उद्भव है और न अंत का कोई कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये जो है, ये आकाश में सबसे पहले वैज्ञानिक मत के अनुसार एक गैसीय बादल दिखाई दिया। गैसीय बादल। गैसीय बादल उत्पन्न हुआ ये, और यह जो गैसीय बादल उत्पन्न हुआ उसको ईलिम कहा गया उसको। जिस समय कुछ नहीं था, वह एक गैसों का बादल उत्पन्न हुआ, और जो गैसों का बादल उत्पन्न हुआ उसको ईलिम नाम से जाना गया। बहुत लंबे समय बीतने के बाद इस बादल में कुछ पार्टिकल दिखे, कुछ पार्टिकल दिखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दिखे। माइनस, प्लस, उदासीन, इस तरह के कण दिखे। जब यह कण दिखे तो हुआ क्या, इन कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर दो प्रोटॉन आ गया तो विकर्षण हो गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो विकर्षण हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजदीक आया तो आकर्षण हो गया। इस तरह से लगातार स्थिति के दौरान यहां कुछ घटना हुई इस बादल में। और इस बादल में घटना कौन हुई, तो इस बादल में एक घटना हुई और उसको जॉर्ज लेमेंतर नामक वैज्ञानिक ने अपने बिग बैंग थियरी में बताया कि आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले, मतलब 15 अरब वर्ष के बाद ही से ये सब ब्रह्मांड का रूप हमारे आपके बीच है। आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले जॉर्ज लेमेंतर के अनुसार, बेल्जियम का वैज्ञानिक था, एक इसमें महाविस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग थियरी कहा जाता है। ये और जब महाविस्फोट हुआ तो ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया, ये ईलिम नाम का बादल। और टुकड़ों टुकड़ों में टूटने के बाद एक प्रज्वलित गैस तप्त के रूप में यह बंटने लगा ये पूरे ब्रह्मांड में, ये बंटने लगा ये। और जब बंटने लगा तो इसी के दौरान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके हाइड्रोजन के परमाणु बनाए, हाइड्रोजन के परमाणु बनाए ये इलेक्ट्रॉन और फिर ये प्रोटॉन। तो ब्रह्मांड में ये हाइड्रोजन के ये परमाणु जो थे, ये दुनिया में सबसे पहले आए हैं। और
आज भी पीरियाडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन की ही बात है उसमें। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान दिया गया है। तो इस सबसे पहले दुनिया में हाइड्रोजन परमाणु ही बने और हाइड्रोजन परमाणुओं के, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मिल जाने से और उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवस्थित हो जाने से हीलियम तत्व का निर्माण हुआ। हीलियम का, हीलियम भी दूसरे नंबर पर आती है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, उसके आगे सीधे देखिए आवर्त में हीलियम 18वें समूह में आता है ना ऐसे। तो ये जो है हाइड्रोजन के बाद हीलियम तत्व बने और इनमें नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन घटना सब हुई, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन जब हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, तो उसके बाद ये जितने टुकड़े थे इनसे प्रकाश आने लगा, इनसे प्रकाश आने लगा। और जब इनसे प्रकाश आने लगा तो सूर्य तारे जो आप जानते हैं वो गैलेक्सियाँ, आकाशगंगा, ये आकाशगंगा का जन्म हुआ। और इनसे ज्योति आने लगी। अब ये आज के लगभग 15 और वर्ष पहले बिग बैंग थियरी के अनुसार इन सब जितनी गैलेक्सियां दिखती हैं, अरबों खरबों गैलेक्सियां बहुत हैं ये ब्रह्मांड में, सब इनका निर्माण हुआ है। इन गैलेक्सियों का निर्माण हुआ है। अब सवाल ये है कि इन गैलेक्सियों में, जिसको हम हमारी गैलेक्सी कहते हैं, हमारी गैलेक्सी, तो हमारी गैलेक्सी को कहीं कहीं आकाशगंगा तो लगभग सबका नाम लेते हैं, गैलेक्सी भी नाम लेते हैं, दुग्ध मेखला मंदाकिनी कहा जाता है। इस हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के चारों ओर ये इस हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के चारों ओर ये सूर्य जो है चक्कर लगाता है। ये अब इस सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको जो है, इसको कुछ परिकल्पनाएं हैं, इसकी कुछ परिकल्पनाएं हैं सूर्य की उत्पत्ति की। कांट नामक वैज्ञानिक था, लाप्लास नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी थियरी में बताया कि सूर्य की उत्पत्ति और सूर्य से इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने बताया कि आकाश गंगा के गैसीय बादल से
आकाश गंगा के तप्त और गैसीय बादल से सूर्य का निर्माण हुआ है। लेकिन बाद में आर्मीनियस नामक एक वैज्ञानिक था, उसका थोड़ा सा इसके विषय में आगे बढ़कर बताया और बताया कि ये जो ग्रह होते हैं इनके विषय में कुछ अपनी स्पेशल जानकारी दिया। अब ये लाप्लास और ये कांट जो है, ये लोग तो बताए कि सूर्य के टुकड़े से ग्रह बन गए। ये सूर्य के टुकड़े से ग्रह बन गए। लेकिन जो वैज्ञानिक आर्मीनियस था, ये आधुनिक वैज्ञानिक 1955 की बात है। ये तो 1796 में ये लोग थे, कांट और लाप्लास 1796 की बात है ये। और 1955 में होयल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार बादल था, ये उत्पन्न हुआ और इसमें घूर्णन होने लगा। और यह घूर्णन जो है, ये घूर्णन जब होने लगा तो घूर्णन होते होते इनके ग्रेविटेशन के कारण यह टूट गया ये। और ग्रेविटेशन के कारण जब टूट गया तो टूटने के बाद ये टुकड़े इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। और टुकड़े जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे तो इन्हीं टुकड़ों को कहा गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रहों का निर्माण हुआ और यह सूर्य के चारों ओर यह चक्कर लगाने लगे। ये सब चक्कर लगाने ये। जो ग्रह सूर्य से जितने दूर हैं उतने ही उनकी परिधि अधिक है, पेरीमीटर्स उसका अधिक है। तो इस तरह से हुआ। अब यहाँ हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानकारी लेना है, क्योंकि हम ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं रहे आपको, हम जियोग्राफी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जीवन की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि बिल्कुल जीरो से कर दें, तो जीरो से बता रहे हैं। आपको लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मैं साइंस की ही बात कर रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं साइंस की। अब नाभिकीय संलयन ज्योग्राफी का चीज़ है। नाभिकीय संलयन तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ चैप्टर में, तो ये ज्योग्राफी की चीज़ नहीं है। हाइड्रोजन की उत्पत्ति ज्योग्राफी की चीज़ नहीं है। और हीलियम का संलयन, ये इसमें हमको ज्योग्राफी सहित साइंस कुछ दिखता है। लेकिन आप यह ना समझिए कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। तो ये जो है, ये हमें पृथ्वी की बात करनी है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की का चैप्टर है, ये आपको बता रहे हैं। तो इसमें पृथ्वी पर तो जीवन है, जीव है। उसके बाद अभी पता ही नहीं चला कहीं भी कि कहीं कोई जीव है, तो कहीं पता तो चला नहीं। तो हम पृथ्वी की ही आपसे बात करते हैं। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, यह वृत्ताकार बादल से हुई। ये लोग जो 1796 में लाप्लास वगैरह का जो हाइपोथेसिस था, सब निहारिका परिकल्पना कहलाता है ये।
और होयल नामक वैज्ञानिक ने एक नया मत दिया 1955 में। ये सब वैज्ञानिकों का मत ज़्यादा मान्य है। तो इन्होंने ये बताया कि सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार बादल था और यह बादल जो है ये टूट गया, घूंडी हुआ, इसमें घूर्णन हुआ सूर्य के चारों ओर, और घूर्णन हुआ तो ये टूट गया, और टूटने के बाद यह टुकड़ों में आ गया, और वह टुकड़े इनके चारों ओर सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। और जब इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे तो जो टुकड़ा इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा उसी को हम ग्रह कहते हैं आज। तो उसी को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये जो दिखाए हैं आपको, ये ग्रह है। तो इसी को हम ग्रह कहते हैं। इसी तरह पृथ्वी का भी निर्माण इसी क्षेत्र से, इसी तरह से हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो उस समय पृथ्वी एक धधकती हुई आग की गोला थी। धधकती हुई एक आग की गोला थी ये पृथ्वी, और धधकती हुई आग की गोला थी। और आग का जानते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये कोई बहुत कहना उचित नहीं है, लेकिन जब टेम्परेचर कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ठोस वस्तुओं को छोड़कर द्रव में आता है, और द्रव को छोड़ करके गैसीय अवस्था में आता है, और वह गैसीय अवस्था में ही उसका तापमान का जो अंतिम स्टेज है गैसीय अवस्था में ही मिलता है, और तापमान की कोई अंतिम सीमा तो होती ही नहीं है वैज्ञानिक मत के अनुसार। कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो उस समय इसका तापमान 5000 से लेकर और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये अब आप ही बताइए कि 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई भी ठोस वस्तुएं या जो भी आप धातुओं को जानते हैं, क्या वह अपनी ठोस अवस्था में रह सकती है? ऐसा संभव नहीं है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर तत्व होता है, लेकिन उनका गलनांक मात्र 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब तक जाता है, उसने में वो भी गल जाता है। तो ये पृथ्वी का तापमान 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इस पर जीवन की उत्पत्ति का जहां तक सवाल है, किसी जीव के उत्पत्ति का जहां तक सवाल है, यह संभव ही नहीं। यह तो एक गैसीय आग की गोला थी। ये धीरे धीरे जब यह उत्पत्ति हुई तो वैज्ञानिक मत के अनुसार 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है। ये मन आज के लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले इस पृथ्वी का उद्भव हुआ था, और इतने तापमान पर कोई भी जीवधारी का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यह बहुत दिन बीत गए। यह पृथ्वी जो है धीरे 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 ठंडा होती गई, और जब धीरे धीरे यह ठंडा होती गई, अब जब जीव के अनुकूल इसका वातावरण हुआ तो इस पृथ्वी पर जीव आए। लेकिन यहाँ एक सवाल है। एक सवाल यह है कि पृथ्वी पर जब वातावरण जीव के रहने लायक हुआ तो इस पृथ्वी पर जीव तो आए जरूर, लेकिन कैसे आए, कैसे इनका उद्भव हुआ? इसके लिए वैज्ञानिकों की मान्य जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है,
वो कई सिद्धांत हैं। इसको ये कौन कौन सिद्धांत हैं? ये वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत है कि पृथ्वी पर जीव कैसे आए, इसको बताने के लिए एक सिद्धांत है क्रिएशन थियरी। और क्रिएशन थियरी में धार्मिक हाइपोथेसिस की बात की जाती है। यह धार्मिक परिकल्पनाएं हैं। एक है स्पॉन्टेनियस थियरी, इसको कहते हैं स्वतः जननवाद सिस्टम। स्वतः जननवाद सिस्टम में एक है आपको कॉस्मोजोइक थियरी, ब्रह्मांडवाद सिद्धांत है। और एक है नेचुरलिस्टिक थियरी, प्राकृतिकवाद सिद्धांत है। और जो प्राकृतिकवाद सिद्धांत है, इसी को वैज्ञानिक मत के अनुसार मान्यता मिली है। और इसी को हम आज मानते हैं। लेकिन जो अभी जिन थियरी की बात मैंने की आपसे, पहले वाली हल्का सा यहाँ जानने की ज़रूरत है। आप यह ना समझिए कि ये साइंस से परे है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को जिस रूप रेखा में देखता है, उसको वह विषय उसी रूप रेखा में दिखती है। कोई कठिन विषय है, मेहनत कर रहे हैं और हम कहते हैं कि वो सरल हो जाएगी, तो वो सरल हो जाती है। लेकिन ईमानदारी वाली मेहनत होनी चाहिए। कोई विषय बहुत सरल है और उसको कठिन दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, तो वह जटिल आपको लगेगी। तो कहने का अर्थ है हमारा कि आप किसी को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखिए और उसमें जो नेगेटिव छिपा है उसको भी ध्यान रखिए। हमारे कहने का अर्थ ये है। अब जो आपको क्रिएशन थियरी में बताया अभी, क्रिएशन थियरी धार्मिक परिकल्पनाओं की बात। तो धार्मिक परिकल्पनाओं में अगर पूछा जाए तो ग्रंथों को देखा जाए तो ग्रंथ दूसरे ढंग की बात करते हैं। अब कोई आदमी कह दे कि सर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, ग्रंथ की बात क्यों कर रहे हैं? हम व्यवहारिक जीवन से और लोगों से हम अलग नहीं हैं। हम साइंस पढ़ाते हैं जरूर, लेकिन उसमें हमको देखना पड़ता है, वो भी देखना है। ऐसा नहीं है कि उसको हम अवॉइड करके हम साइंस केवल पढ़ा देंगे, नहीं, उसमें समाज का रूल है। इसमें ग्रंथ को हमको मानना पड़ेगा। अगर ग्रंथ बिल्कुल झूठी बात है या और कुछ है तो ग्रंथ नहीं रहना चाहिए या न ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। ग्रंथों के विषय में हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता आपको। पुराणों की बात, वेदों की बात तो पढ़ाई जाता है। उसी तरह से हमारे धार्मिक हिंदू ग्रंथ के अनुसार देखा जाता है तो ये जो जीवन की उत्पत्ति है पृथ्वी की, इन्होंने कहते हैं लोग ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा को कोई देखा नहीं है, लेकिन हमारा एक विश्वास है, एक भाव है, एक और सब कुछ है। और क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा कौन है? ईसाइयों की बाइबिल कहती है कि ईश्वर ने 6 दिन के अंदर ही पृथ्वी पर सभी जीव बनाया, क्रिएट किया।
ऐसे ही धार्मिक परिकल्पनाएं हैं, अपना कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसको बहुत मान्यता तो नहीं देते। लेकिन हमको थोड़ा सा एक लाइन हमको इनके विषय में जानकारी देना रहता है, और कोई बात नहीं। तो इसकी जो है मान्यता तो बहुत नहीं देते, लेकिन ऐसा होता है। अब देखिए, एक आपको बताए स्पॉन्टेनियस थ्योरी, दूसरा स्वतः जननवाद। इसमें दार्शनिक हैं और वैज्ञानिक भी हैं। प्लेटो और अरस्तु का मत था कि पृथ्वी पर जब उसका माहौल क्रिएट हुआ जीव की उत्पत्ति के लिए, तो उस समय इस पृथ्वी पर माहौल क्रिएट हुआ, तब उस समय पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से सभी जीव उत्पन्न हुए। निर्जीव पदार्थों से जीवों का उद्भव हुआ। कीचड़ पानी में मेढक, सर्प और छोटी जातियां, ये सारी चीज़ें बनी। उसी में एक ये अरस्तु प्लेटो का एक, ये तो विद्वान व्यक्ति थे ही, ऐसा तो कुछ था नहीं। ये स्वतः जननवाद का इन्होंने समर्थन किया। उसी में एक वान हेलमांट नामक वैज्ञानिक था, और वान हेलमांट नामक वैज्ञानिक ने एक हाइपोथेसिस बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की पसीने से भीगी कमीज को यदि गेहूं के अंदर रख देते हैं, तो उन्होंने बताया कि 21 दिन के अंदर उससे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह की बात किया। उसका नाम था वान हेलमांट। आपको किताबों में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बात किया। लेकिन निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको जो है, इसको एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसका विरोध किया। और फ्रांसिस्को रेडी और स्प्लेंजानी नामक वैज्ञानिक ने इनको सिद्ध करके बताए कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव हो सकती है। और एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था लुई पास्चर। और लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक आया, तो उन्होंने पूर्णतः इनको नकार दिया। अपने प्रयोग में पूर्णतः उन्होंने इस बात को नकार दिया कि निर्जीव वस्तुओं से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। तो आजकल तो आज तो यही सही है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। लेकिन जो जिस जीव से जीव की उत्पत्ति हुई, वह जीव कहाँ से आया, इसके लिए एक थियरी कॉस्मोजोइक थियरी है, ब्रह्मांडवाद। तो उससे पूछा गया, तो उनके आर्हिनियस होइल्स वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना मत दिया कि पृथ्वी पर कोई जीव तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, वह कहीं दूसरे किसी पिंड से जीवों के बीजाणु आ गए और आकर इस पृथ्वी पर गिर गए और वही जीव की उत्पत्ति कर दिए। ये ब्रह्मांडवाद कहलाता है। इसका आर्हिनियस और होइल नामक वैज्ञानिक ने इसका समर्थन किया। लेकिन बाद में एक जो थियरी है आपको, नेचुरलिस्टिक थियरी, प्राकृतिकवाद, इसको एक वैज्ञानिक रूस का बताया है। उसका नाम है A.I. ऑपरिन। और इन्होंने एकदम क्लियर किया अपनी बातों को कि निर्जीव वस्तुओं से जीव की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है, इसको 7-8 चरणों में उन्होंने विस्तार से बताया है। यही थियरी आजकल मान्य है। और जो थियरी मान्य है उसकी बात मैं आपको अगले क्लास में आपको कर रहे हैं। अगले क्लास में इसकी बात मैं कर रहा हूँ। आगे की जहाँ तक हम बताए हैं, इसको अगले क्लास में मैं आपके साथ आपसे बात करता हूँ।
तो ये बच्चे, ये हमारी बताई हुई बातें कैसी आपको लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये इस क्लास को, इसी के साथ बच्चे, जय हिंद।